नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फुल नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है। CN05/2024। तो ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, टोटल 80 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम वन बाय वन चर्चा करेंगे और इस बार रेलवे ने क्या क्या बदलाव किया है 2019 का कंपैरिजन करें तो इस बार क्या क्या मेजर चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में किस तरह का चेंज हुआ है, CBT 1 कैसे होगा, CBT 2 कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। कहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका 14 सितंबर यानी कि जो कल का डेट है, 14 सितंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। और जो क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस तो 13 अक्टूबर तक चलेगा रात के 12 बजे। तो आपको लास्ट डेट का इसका इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम पर वेबसाइट बिजी हो जाती है। डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आपको फ़ीस पेमेंट के लिए मिलता है। तो 14 से 15 तक आपका फ़ीस पेमेंट का क्लोजिंग डेट रहने वाला है। बात करते हैं मॉडिफिकेशन के लिंक की कि आपका जो मॉडिफिकेशन विंडो कब से ओपन होगा। तो 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आपका मॉडिफिकेशन का विंडो ओपन होगा। और इसके लिए आपको मॉडिफिकेशन के लिए फ़ीस भी देना पड़ता है। और इसके लिए अगर आप फॉर्म भरोगे तो इसको आपको पहले क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र लेवल 6 का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 का पोस्ट है, गुड्स गार्ड जिसे ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट JAA और सीनियर क्लर्क है। ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन है। तो 5 तरह की इसमें पोस्ट आई है। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस, यानी कि ग्रेजुएट की पोस्ट है। आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए या फिर आप इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि आप थर्ड ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो 1/1/2025 से गिनी जाएगी। और आप 18 से लेकर 36 साल के बीच में होने चाहिए। ये पहले 18 साल से लेकर 33 साल तक रहता था, लेकिन इस बार 3 साल की रेलवे ने छूट दी है। पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, उसकी पोस्ट आई है टोटल 1736 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 1507 पोस्ट है। और आपकी सीनियर क्लर्क की 732 पोस्ट है। इसमें आपका B2 कैटेगरी का मेडिकल होता है, जिसमें 4 डायप्टर तक का हम लास्ट में देखेंगे जब मेडिकल का वो पेज आएगा। स्टेशन मास्टर में A2, गुड्स गार्ड में A2, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में C2 और सीनियर क्लर्क में C2 मेडिकल होता है। इट्स इक्विवेलेंट तो वो मैं थर्ड ईयर के लिए बोला था, ऐसा इसमें मना कर दिया गया है कि क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13/10 तक आपका अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आता तो आपको उसमें अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। आपका इससे पहले ही सब कुछ होना चाहिए, यानी कि आप थर्ड ईयर 13/10/2024 से पहले पास कर चुके हो तो ही आपका इसमें अप्लाई हो सकता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हम मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर रखना है। कुछ कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, बाद में उनको बहुत परेशानी आती है। तो अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो आगे काम आ सकता है। काम आ सकता है क्या, काम आता है जब आपका DV मेडिकल पैनल या सब कुछ ज्वाइनिंग होती है तो आपका वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। अदरवाइज़ आप उस पर SMS आता है, कोई कुछ लिंक आता है, वो उस पर नहीं आ पाएगा अगर आप चेंज कर ले तो। ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद साथ ही हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट को केवल एक ही RRB से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अगर इसके अलावा एक से ज़्यादा RRB से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम का स्टेज इसमें दिया गया है कि किस तरह 2 स्टेज आपका एग्ज़ाम होगा, CBT 1 CBT 2 और फॉलोड बाय कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT जो साइको टेस्ट होता है। स्टेशन मास्टर के लिए आपका साइको टेस्ट होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और इसके लिए सीनियर क्लर्क के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इस चीज़ के लिए दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट, जूनियर क्लर्क एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए ना तो साइको होता है और ना ही आपका टाइपिंग होता है। इसमें ओनली CBT 1 होता है। इसकी कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपका CBT 2 होता है। और फाइनल मेरिट जो आप जॉब लगते हो वो फाइनल मेरिट CBT 2 के बेस पे ही बनती है। इसमें ना तो साइको और ना ही टाइपिंग होता है।
सबसे पहला पॉइंट आरआरबी ने ये चेंज किया है, 2019 का जब पॉइंट था उसमें जो सीबीटी फर्स्ट था उसमें कैंडिडेट को 20 गुना बुलाया था, लेकिन इसमें दिया गया है आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट सेकंड स्टेज फॉर सेकंड स्टेज सेल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी, यानी कि 15 गुना उसको बुलाया जाएगा और 8 टाइम आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट को उसमें बुलाया जाएगा 8 टाइम्स। पहले भी 8 टाइम्स था, लेकिन पहले CBT 1 में 20 टाइम्स बुलाया था, लेकिन इस बार 15 टाइम्स बुला रहे हैं। ये थोड़ा मेजर चेंज देखने को मिला है। एक और मेजर चेंज देखने को मिला है कि इसमें जैसे कि ये नीचे लाइन दी गई है, एट द when a candidate is qualified in CBT 1 stage and shortlisted for सब्सक्वेंट यानी कि अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर आप CBT 1 में OBC से सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको आगे भी CBT 2 तक आपका CBT 2 भी OBC के अंडर ही गिना जाएगा। यानी कि पहले जनरल में गिना जाता था, अगर जनरल कट ऑफ पास कर लेते हैं OBC कट ऑफ पार कर लेते हैं, लेकिन अगर आप CBT 1 में OBC से क्लियर करते हो तो आपको नेक्स्ट फर्दर जो जॉब लगने तक आपको OBC माना जाएगा। ये इसमें साफ साफ दिया गया है। फिर बाकी देखते हैं आरआरबी क्या करता है। आपका 1/3 है, यानी कि आप अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा या 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। पॉइंट ये है कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होनी चाहिए, क्योंकि आप DV के टाइम पर फिर रिजेक्ट हो सकते हो। ये सबसे बड़ा, क्योंकि छात्र इसमें ध्यान नहीं देते। कैंडिडेट किसी के में स्पेस नहीं रहता, किसी के में क्या नहीं रहता, किसी के में कुछ नहीं रहता। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपके सभी चीज़ों में आपकी जो स्पेलिंग का अक्षर है, लेटर है, वो सभी में सेम होना चाहिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर इसमें दिया गया है कि द ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट वेरियस पोस्ट विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड आरआरबी सेल बी टेकन ड्यूरिंग, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। और पोस्ट प्रेफरेंस आपको बिल्कुल सोच समझ कर भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर देते हो तो ये आपके लास्ट में रिजेक्शन का कारण बन जाती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सोच समझ कर भरना। 1-2 दिन आप टाइम ले लेना सोचने में, 3 दिन 4 दिन, कौन सा पोस्ट पहले प्रेफरेंस करना चाहिए और कौन सा लास्ट में। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है उस हिसाब से। तो इसमें दिया गया है कि वंस कैंडिडेट हैव बीन इम्पेनल्ड एज पर दियर मेरिट, यानी कि अगर आप लास्ट में इम्पेनल्ड होते हो, आपका पैनल आता है और आप मेरिट चॉइस में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो दे विल फॉरफिट, यानी कि उनको आगे से CP में दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। अगर आप एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो उसी पोस्ट में रहोगे, नेक्स्ट पोस्ट आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। दूसरा ये दिया गया है कि अगर वैकेंसी फिल नहीं होता है तो रेलवे जो कैटेगरी है, OBC ST SC जो भी कैटेगरी, उनका कट ऑफ डिक्रीज़ करके, यानी कि डाउन द मेरिट लिस्ट निकाल के आपको इम्पेनल्ड कर सकती है। जो भी पॉइंट 2 से रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है और आपकी पोस्ट फुल नहीं हुई है, तो इस तरह से आपका यानी कि वेटिंग, कुल मिला के बात ये वेटिंग लिस्ट आएगा, ये बोला है आरआरबी ने। बात करते हैं तो A2 मेडिकल में आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और आपका डिस्टेंस है वो 6/9 विदाउट ग्लास, यानी कि इसमें आपका चश्मा अलाउ नहीं रहता है। और नियर विज़न आपका 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास के, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए मांगा जाता है। और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न टेस्ट आप पास होना चाहिए आपका। इसके अलावा नाइट विज़न, मायोपिक विज़न, बाइनोकुलर विज़न, ये सब टेस्ट आपके पास होना चाहिए। मैं मेडिकल पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें कौन कौन सा टेस्ट कैसे लिया जाता है और कितना हार्ड होता है, कितना इजी होता है। अब दूसरा है A3 मेडिकल, इसमें आप फिजिकली फिट होना चाहिए और इसमें थोड़ा छूट रहता है, क्योंकि 6/9 और 6/9 इसमें चश्मा अलाउ होता है और आपका 2 डायोप्टर तक का चश्मा, आपके चश्मे का नंबर 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर B2 कैटेगरी की बात करें, जो कि लेवल 6 की पोस्ट में मांगा है, चीफ CCTS में जो सुपरवाइज़र की पोस्ट है, उसमें 6/9 और 6/12 आपकी आँख होनी चाहिए विदाउट ग्लास और विद ग्लास, दोनों इसमें चल सकता है। और आपका चश्मा का जो नंबर है वो 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आपका B2 में फ़ायदा मिलता है। C2 कैटेगरी का सबसे लो कैटेगरी का मेडिकल होता है, जो कि ऑफिशियली पोस्टों पे लागू होता है। इसमें आप फिजिकली फिट होना चाहिए और आपका डिस्टेंस विजन है 6/12 होना चाहिए। अगर एक आँख से कुछ भी नहीं दिखता तो भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो।
इसमें विद और विदाउट ग्लास है। इसमें आपके चश्मा का नंबर -5 है, 6 है, 7 है, या आपने लेजिक सर्जरी करवा रखी है, कैसा भी हो तो आप इसमें अलाउ होते हो। C2 कैटेगरी का मेडिकल काफ़ी लो कैटेगरी का मेडिकल होता है। कि जिन्हें लेसिक सर्जरी जो सर्जरी करवा रखी है, लेसिक सर्जरी जिन्होंने करवा रखी है वो A2 एंड A3 के लिए अलाउ नहीं है, जबकि B2 एंड C2 कैटेगरी में लेसिक सर्जरी वाले लोग अलाउ है। ये RRB ने इसमें बोला है। की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि आपका जो UR EWS से हो तो आपका 2 जनवरी 1989 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और OBC नॉन क्रीमी लेयर में हो तो 2/1/1986 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और ST SC के लिए 1984 से पहले आप जन्म नहीं हुए हो, और लेटर देन यानी कि लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर ऑल कम्युनिटीज़ यानी 1/1/2007 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसमें एलिजिबल नहीं होगे। 18 से लेकर 36 साल इस बार दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिला है, ST SC को 5 साल का मिलता है, एक सर्विसमैन को 3 साल का इसमें ये दिया गया है, PWD को 10 साल का। इस तरह से एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही वहाँ मानी जाएगी। 10th की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, वही सब चीज़ों में मानी जाएगी DV के टाइम पर। OBC के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये फ़ीस लगेगी, और जो CBT 1 में अगर आप APR होते हो तो आपको 400 रुपये वो रिफ़ंड मिल जाती है। फॉर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन और ST SC माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी इकोनॉमिक EWS इन सब का जो फीस है वो 250 रुपये लगेगी। ये EWS नहीं है, सॉरी EBC है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि जिसकी इसमें नीचे दिया गया है जिसकी जो एनुअल इनकम है वो 50,000 से कम रहती है वो अपना EBC में आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी 250 फीस रखी गई है। बैकवर्ड क्लासेज ये दिया गया है कि जिनकी एनुअल फीस है वो 250 रुपये 50,000 से लेस देन हो, EBC के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। मेन पॉइंट ये है कि जो रेलवे में नौकरी करते हैं या फिर और भी पब्लिक सेक्टर जो इंडक्शन ट्रेनिंग पे अभी गए हुए हैं, प्रोबेशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर पब्लिक सेक्टर है, सेंट्रल है, स्टेट है, किस तरह की भी नौकरी करते हैं उनके लिए NOC जब आपका DV होगा तो उसके लिए आपको NOC उसमें देनी पड़ती है। तो आप अपने डिपार्टमेंट को पहले सूचित करेंगे कि हाँ हम इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जब भी RRB को इसका NOC का ज़रूरत पड़ेगा तो आप NOC देने की कृपा करें। इस तरह से आपको एप्लीकेशन सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को देना होगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद CBT 2 होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, साइको होता है जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होगा। फिर बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन भी फिट पाए जाते हो तो आपका फिर एक पैनल आता है, फाइनल इम्पेनल्ड हो जाते हो, उसी के द्वारा आपकी पोस्टिंग दी जाती है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला, तो 2019 की NTPC का सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। आपको 90 मिनट मिलेगा CBT 1 में। इसके लिए आपको GK के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और ईच मार्क्स 1 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट होता है, और जनरल कैंडिडेट नॉर्मली कैंडिडेट है उनके लिए 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है, और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाती है। सिलेबस का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है कि सिलेबस कौन कौन सा रहने वाला है। मैथ में ये सिलेबस रहेगा, और आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये रहेगा, और GK का ये रहने वाला है। तो आप इसमें नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। इसका आपको PDF उसमें मिल जाएगा, और उसमें काफ़ी चीज़ें मैं सेंड करता रहता हूँ, क्या करना है कैसे करना है वो सब चीज़ें। तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर आपको ज़रूर जुड़ना है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज। जब CBT 1 की आपको कट ऑफ पार होती है तो आप सेकंड स्टेज में आते हो, CBT 2 जिसे हम CBT 2 भी बोलते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 90 ही मिनट का होगा, जैसा कि CBT 1 में होता है।
और इसमें आपके जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। टोटल 120 मार्क्स का होता है और 120 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 120 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। CBT 1 क्वालिफाइंग होता है, CBT 2 से ही आपकी मेरिट बनती है, ध्यान रखना। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 होता है। ये सेम सिलेबस है CBT 1 एंड CBT 2 का, बस टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन का थोड़ा फ़र्क है, अदरवाइज सब कुछ सेम रहता है। और टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है आपका सीनियर क्लर्क के लिए और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, उसके लिए आपको टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि आप 10 मिनट का एक टेस्ट होता है, उसमें आपको 30 की स्पीड आपको चाहिए होती है। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करने की इच्छुक है तो आपको 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आना चाहिए और इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आना चाहिए। इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता, जैसे SSC में बैक स्पेस अलाउ होता है लेकिन रेलवे में बैक स्पेस अलाउ नहीं होता, तो गलतियां काफ़ी होती है, इसलिए आपको शुरू से ही थोड़ा समझ के संभल के टाइपिंग करने की ज़रूरत होती है। गया है गुड्स गार्ड जो कि लेवल 5 की है। सीनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड के लिए आपकी टाइपिंग पोस्ट नहीं है। सीनियर क्लर्क के लिए आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है। कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो कि लेवल 6 है। स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 6 है, इसके लिए आपकी कोई टाइपिंग पोस्ट नहीं है। जबकि स्टेशन मास्टर के लिए आपका साइको टेस्ट होता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसमें सबसे बड़ी बात जो चेंज हुई है 2019 के मुकाबले में, तो 2019 में क्या था कि जैसे कि मैं बताता हूँ, लेवल 2 में आप सेलेक्ट हो गए, CBT 1 की कट ऑफ क्लियर, लेवल 2 की, लेवल 3 की भी क्लियर है, लेवल 4, 5, 6, तो उनका CBT 2 है वो अलग अलग लगा था। लेवल 2 का अलग CBT लगा था, लेवल 3 का अलग लगा था और लेवल 4, 5, 6 का अलग अलग लगा था। लेकिन इस बार रेलवे ने क्या है, CBT 1 है वो तो कॉमन होता है सभी का, लेकिन इस बार CBT 2 भी कॉमन होगा, यानी कि जो CBT 1 की कट ऑफ सभी कैंडिडेट की सेम जाएगी। जो कैंडिडेट 15 टाइम्स उसमें बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए और 15 टाइम्स उसमें अपियर होएंगे, जो पास होगा उसकी एक जैसी ही कट ऑफ जाएगी सभी की। ये इस बार थोड़ा चेंज हुआ है कि CBT 2 भी आपका कॉमन लिया जाएगा। कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी रेलवे इस बार अप्लाई करने वाला है। जैसे कि 2019 में CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार CBT 1 एंड CBT 2 में काफ़ी शिफ्टें रहेगी, तो नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट के बारे में देख सकते हैं कि आपका कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, या तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपको उसकी कम से कम 12 कॉपी, आप 20 कॉपी मान के चलिए क्योंकि आगे आपके DV मेडिकल तक वही कॉपी लगने वाली है। तो आप कम से कम 12 या 15 कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसमें दिया गया है 12 फ़ोटो आपके पास रहनी चाहिए आगे के आने के काम के लिए। करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की चाहिए, इसके बाद आपकी डिग्री चाहिए। ST SC वालों को उनका सर्टिफिकेट चाहिए, OBC वालों को सर्टिफिकेट चाहिए। ST SC के लिए इसमें जो समय का बाउंडेशन नहीं दिया गया, पुराना वाला भी चल सकता है, लेकिन नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के 1 साल के पहले तक का आपका OBC का चाहिए। क्योंकि किसी किसी के 2 साल पुराना हो जाता है, तो आप एक तो अभी बनवा सकते हैं या फिर अभी नहीं है, थोड़ा पुराना है 1-2 साल, तो आप DV के टाइम पर, उस टाइम पर भी आप इसमें बनवा सकते हैं। नॉन क्रिमिलेयर का डिक्लेरेशन चाहिए। इसके साथ ही आपका इनकम एंड असेस जो EWS से हैं उनका EWS चाहिए, और EBC से भरने वाले हैं उनका EBC से वेविंग एग्जामिनेशन फ़ीस है जो 250 रुपये लगता है, उनका इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है फॉर्म भरने से पहले। तो ये सब डॉक्यूमेंट की आप लिस्ट देख सकते हैं। बाकी अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसमें कि कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट लगता है। बात करते हैं तो अहमदाबाद बोर्ड से, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूँ। अहमदाबाद बोर्ड से टोटल वैकेंसी है 516 वैकेंसी अहमदाबाद से आई है। इसके बाद से आपकी 132 पोस्ट है टोटल, और बाकी आपकी एक सर्विसमैन इनकी एक्स्ट्रा आती है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 132 पोस्ट आई है अजमेर से। उसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की आपकी इस बार अजमेर से पोस्ट नहीं आई है, और सीनियर क्लर्क की बिल्कुल नाम मात्र पोस्ट है, आप देख सकते हैं। EWS की तो एक पोस्ट है, OBC की 9 पोस्ट है, लेकिन JA की पोस्ट इस बार अजमेर से नहीं आई है। बेंगलोर से 996 टोटल पोस्ट है। और इसके बाद बात करते हैं भोपाल की। भोपाल से जो टोटल पोस्ट है वो 155 पोस्ट इसमें दी गई है। भोपाल से भी इस बार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की कोई भी पोस्ट नहीं आई है।
क्योंकि पिछले टाइम पर थोड़ी अच्छी खासी पोस्ट आई थी। भुवनेश्वर से बात करते हैं तो भुवनेश्वर से टोटल वैकेंसी है 758 पोस्ट। और इसके बाद है बिलासपुर जोन, बिलासपुर जोन से 649 पोस्ट है। और इसके बाद चंडीगढ़ जोन है, चंडीगढ़ से इस बार थोड़ी कम वैकेंसी देखने को मिली है। चंडीगढ़ से 410 वैकेंसी है इस बार, क्योंकि चंडीगढ़ पूरे इंडिया में जितने भी जोन है सबसे बड़ा जोन है चंडीगढ़, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे, लेकिन इसमें 410 वैकेंसी उन्होंने दी है। चेन्नई से 436 वैकेंसी है। इसके बाद गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर से 129 पोस्ट है, काफ़ी कम पोस्ट गोरखपुर से आई है। टोटल वैकेंसी 129 गोरखपुर से आई है। और गुवाहाटी की बात करते हैं तो 516 वैकेंसी गुवाहाटी से आई है। इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 39 पोस्ट है ओबीसी की। और अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपकी 143 पोस्ट है लेवल 5 की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, काफ़ी अच्छी पोस्ट है अगर देखा जाए तो। जम्मू कश्मीर से आपकी 145 पोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता जोन की। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी इस बार रेलवे एनटीपीसी में आई है वो एनटीपीसी की सबसे ज़्यादा पोस्ट 1382 पोस्ट कोलकाता जोन से आई है। तो सबसे ज़्यादा कोलकाता जोन से फॉर्म फिल होंगे, तो आपको सोच समझ कर अप्लाई करना है। तो किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना है, आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के डिसाइड लें कि हमको किस जोन से अप्लाई करना है। मालदा के लिए 198 टोटल पोस्ट है मालदा जोन के लिए। इसके बाद मुंबई से भी ठीक ठाक वैकेंसी इस बार देखने को मिली है, 827 पोस्ट मुंबई से आई है। इसमें आपका WR भी शामिल है और CR भी शामिल है। बाद में इसका पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है फॉर्म भरते टाइम। मुजफ्फरपुर से ओनली 12 वैकेंसी है। प्रयागराज से 227 वैकेंसी। पटना से टोटल 111 वैकेंसी है। वहीं रांची की बात करते हैं तो रांची से टोटल 322 वैकेंसी है। सिकंदराबाद की बात करते हैं तो सिकंदराबाद से है जो 478 पोस्ट आई है इस बार। सिकंदराबाद से 141 जो पोस्ट है वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है और 279 गुड्स गार्ड की पोस्ट है सिकंदराबाद से। इसके बाद सिलीगुड़ी से 40 वैकेंसी है और तिरुवनंतपुरम से 174 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल पोस्ट मिलाकर बात करें तो 8113 पोस्टों का ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की हुई है। तो अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वो भी इसी के नाम है रेलवे लाइफ विद मनकुश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी में आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। और भी चीज़ें आती रहती है, तो आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।